Hello everyone, welcome to your own channel Uttam Pathshala. I am Pratibha Nagpal and the chapter we are starting today is a chapter of class 10th of geography book that is manufacturing industry. So इस chapter में हम पढ़ेंगे कि manufacturing industry होती क्या है, इसकी importance क्या है, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे यानी कि इंडस्ट्रीज का कैसे कैसे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, किस किस बेसिस पर किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैप्टर में ये भी देखने को मिलेगा कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्री कहीं लगाते हैं तो उसकी हमें कौन कौन से फैक्टर्स हमें देखने चाहिए। अब हम इंडस्ट्रीज तो लगा रहे हैं, आगे इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि हम इंडस्ट्रीज तो लगा रहे हैं लेकिन हमें कितना बेनिफिट हो रहा है और हम अपने एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में इसमें पढ़ेंगे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, there is a definition or we can say meaning of manufacturing industry. ठीक है, तो manufacturing industry क्या है? Production of goods. क्या है? Production of goods in large quantity after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. इसका मतलब क्या है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? रॉ मटेरियल से जब हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल है कोई तो उसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि अब हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो अब हम इसकी क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है? बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये डिपेंडेंस जो पहले जब इन इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, हम बोल सकते जब इनका इंट्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ था, तो जितना भी बर्डन है वो किस पे आ रहा था? वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ रहा था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज्यादा हम बोल सकते हैं कि एफिशिएंट नहीं बन पा रहा है कि वो जॉब्स प्रोवाइड कर पाए। तो इसलिए जैसे ही ये इंडस्ट्रीज आई तो ठीक है, तो जो जॉब्स हैं, जो हम बोल सकते हैं जो नौकरियां हैं, वो आपकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में भी निकली, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, जब लोगों को जॉब मिल जाती है तो पॉवर्टी जो है वो कम हो जाती है। यही हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ रहे हैं। These industry also play important role in reducing poverty, ठीक है। इन्होंने जो है reduce की poverty as it also provide employment opportunity to people, यानी कि आप देख सकते हो कि employment opportunity दी तो लोगों को क्या मिला? काम मिला, लोगों को रोजगार मिला। जब लोगों को रोजगार मिला तो वो कमाई करने लग गए और जो उनका लाइफ स्टाइल था वो इम्प्रूव हुआ। तो हम कह सकते हैं तो इससे पोवर्टी रेशियो भी जो है वो कम हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इट मच नीडेड फॉरेन ट्रेड। अब क्या है, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गुड्स को, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि बाहर के देशों में भी जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है? हमारा जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, ठीक है, वो फल फूल रहा है। और क्या दिया हुआ इसमें? एंड इट ब्रिंग्स इन मच नीडेड इन फॉरेन ट्रेड, और अब इसकी बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अब बहुत ज्यादा नीड है फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड मीन्स हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ये इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ये हमारे नेशनल प्रोस्पेरिटी को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर रहा है? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो जिससे कि लोग यूटिलाइज कर रहे हैं उसको और अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करें, तो नेशनल प्रोस्पेरिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हमने क्या पढ़ा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ा, उसका मीनिंग और इंपॉर्टेंस पढ़ा। मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाह रही हूँ। आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चर सेक्टर आपको थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा। जो हमारे इकोनॉमिक के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? हमारा लैंड से रिलेटेड होता है डायरेक्ट, ठीक, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। और जो हमारा सेकंड सेक्टर होता है ना, सेकेंडरी सेक्टर, वो किससे रिलेटेड होता है? वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं वाला चैप्टर, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर से रिलेटेड हो रहा है, ठीक है। और जो थर्ड सेक्टर है वो हमारा कौन सा होता है? टर्शरी सेक्टर, विच प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये हमारा किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है, बिकॉज इट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और वी कैन से इन वैल्यूएबल गुड्स। तो अब दिया हुआ है इंडस्ट्रियल लोकेशन, यानी कि अगर हमें कोई भी इंडस्ट्री लोकेट करनी होती है, यानी कि कोई भी इंडस्ट्री हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं किसी भी एरिया में, तो हमें कौन कौन से फैक्टर देखने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तो इंडस्ट्री का है। अगर हम बोले कि हमें एक घर चाहिए, हमें एक मकान चाहिए, तो आप क्या घर ऐसी जगह लेना पसंद करोगे जो जंगलों में हो, जहाँ पे आपको सर्विसेज ना मिले? नहीं। तो ये तो इंडस्ट्री की बात है, ठीक है। तो इंडस्ट्री
कैसे एरिया में हमें लगाने चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि इसमें हमें सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, लाखों करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक। और ये बात सही है कि सारे फैक्टर्स एक जगह पे मिलने पॉसिबल नहीं होते, बहुत रेयर होते हैं, बट जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है वो देखता है कि उसको सारे फैक्टर्स जो है वो मिल जाए। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल उसको मिल जाए, क्योंकि कोई भी अगर उसको प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल तो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसको क्लोथ का प्रोडक्शन करना है तो कॉटन चाहिए, और टी शर्ट्स का प्रोडक्शन करना है तो क्लोथ चाहिए, ठीक। लेबर प्रोवाइड होनी चाहिए, यानी मजदूर, कैपिटल होनी चाहिए उसके पास, यानी क्या वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा तो होना चाहिए ही चाहिए। पावर, पावर का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मार्केट, यानी कि अगर आपने सब कुछ प्रोड्यूस कर लिया लेकिन अगर आपको मार्केट अवेलेबल नहीं हुई तो उसका फिर कोई फायदा नहीं है, तो मार्केट भी होनी चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पावर, इलेक्ट्रिसिटी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लैंड, यानी कि हमें कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो अच्छी खासी हमें लैंड चाहिए ही होती है, ठीक है। और लैंड चाहिए तो उस लैंड फ्री में तो आएगी नहीं, तो उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए, यानी कि जितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल का मतलब होता है अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई भी मनी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, मनी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। कैपिटल में आपका सिर्फ पैसा ही नहीं आता, कैपिटल में आपकी मशीन्स भी आ जाती है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ ट्रांसपोर्ट, अगर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, वहां रोड फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, आपको व्हीकल्स ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, कैसे लेके जाओगे अपना जो आपका फिनिश गुड्स है उसको मार्केट तक कैसे लेके जाओगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लेबर भी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए। सिर्फ मशीन्स अगर ले ली है तो मशीन लेकर ही नहीं होगा सारा काम, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या है, मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और लास्ट हमारा दिया हुआ मार्केट, वही मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन करना ही इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि हमें उस गुड्स को मार्केट तक लेके जाना है, ठीक। और मार्केट तक कौन लेके जाएगा, कौन सा फैक्टर उसमें मेन रोल प्ले करेगा, दैट इज ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि ये रियरली पॉसिबल है, यानी कि जरूरी नहीं है कि सारे फैक्टर्स एक जगह मिल जाए, लेकिन फिर भी जो है इंडस्ट्रियलिस्ट देखता है कि उसको सारे फैक्टर्स, ये सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उसको एक जगह पे मिल जाए। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। इट मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होता है तो अर्बनाइजेशन भी एक साथ होता है, यानी कि ये दोनों एक साथ चलते हैं, ठीक है। सिटीज प्रोवाइड मार्केट एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर एक्सेट्रा टू द इंडस्ट्री। जो सिटीज होती है तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है इंडस्ट्रीज को, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट, लेबर, किसको प्रोवाइड करवा रही है, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। और जो इंडस्ट्री है वो सारे ये फैक्टर्स देखती है, और तभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ये सारे फैक्टर देखता है, और तभी कोई भी ना कोई इंडस्ट्री वहां पे एस्टेब्लिश करता है, वहां कंस्ट्रक्ट करता है। तो हम बोल सकते हैं ऐसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों एक साथ चलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रीज का, यानी कि कैसे कैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो हमें कच्चा माल मिलता है, जिससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला है एग्रो बेस, इट मींस विच दैट रॉ मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ठीक है। जैसे कि कॉटन हो गया, वूल है, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफी, तो ये कहाँ से मिल रहा है, हमें एग्रीकल्चर से मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज सो दैट्स व्हाई इट कवर्ड अंडर द एग्रो बेस्ड। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है मिनरल बेस्ड, तो इसमें आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, तो ये सारा किस में आ जाता है, आपका मिनरल बेस्ड में आ जाता है, ठीक है। तो ये दो हमने क्लासिफिकेशन देखे जो कि किसके ऊपर है, किसके बेस पर है, रॉ मटेरियल के बेस पे, यानी कि जैसे हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है उसके बेस में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है। नाउ दूसरा देखते हैं हम इसमें सेकेंड वन, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है। अब मेन रोल, इनके रोल के अकॉर्डिंग देखते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्री में सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरर गुड्स, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि रॉ मटेरियल के जो रॉ मटेरियल है, जरूरी नहीं कि एक जो रॉ मटेरियल है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरह समझते हैं कि मेरी जो इंडस्ट्री है, तो मैंने जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है उसमें मैं क्या करती हूँ, टी शर्ट्स बनाती हूँ, ठीक है। और जो मैं टी शर्ट बनाती हूँ, मैं जो कच्चा माल ले रही हूँ, जो रॉ मटेरियल ले रही हूँ, वो मैं ले रही हूँ क्लोथ। मेरे लिए क्या रॉ मटेरियल है, मेरे लिए रॉ मटेरियल है क्लोथ, ठीक है। तो मैं किससे टी शर्ट बना रही हूँ, क्लोथ से बना रही हूँ। सबको पता है कि जो कपड़ा है वो किससे बनता है, सॉरी, जो टी शर्ट्स बनाए जो भी हम देखते हैं स्टिच क्लोथ्स, तो कपड़े से ही बनता है ना। तो एक दूसरी इंडस्ट्री है, कोई ए पर्सन है, ठीक है, तो उसकी एक इंडस्ट्री है, वो क्या करता है, वो कॉटन से
क्लोथ बना रहा है, वो कॉटन से क्या बना रहा है, क्लोथ बना रहा है, ठीक है, कोई कपड़ा बना रहा है, तो उसके लिए फिनिश गुड्स क्या हो गया, क्लोथ हो गया। लेकिन मेरे लिए वही क्लोथ क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो जरूरी नहीं है कि एक रॉ मटेरियल सभी इंडस्ट्री के लिए सेम रॉ मटेरियल हो। मेरे लिए रॉ मटेरियल है क्लोथ, लेकिन दूसरा पर्सन जो उसको कॉटन से क्लोथ बना रहा था उसके लिए क्या हो गया, वो फिनिश गुड्स हो गया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है। तो यही दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री का मतलब है कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कंज्यूमर्स को, ठीक है, जैसे आपका शुगर हो गया, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, तो ये क्या है, डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो कुछ जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अब सबके पास तो सेम पैसा नहीं होता ना, है ना, किसी के पास ज्यादा है तो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा तो इट मीन्स वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, और किसी के पास कम पैसा है तो कम इन्वेस्ट करेगा, तो वो स्मॉल इंडस्ट्री लगाएगा, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो स्मॉल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ द यूनिट। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है, तो इनकी ना कुछ लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है ये डिवाइड की गई है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक के अगर अकॉर्डिंग देखी तो उसमें पहला दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर। ध्यान रखिएगा कि जब भी पब्लिक सेक्टर की बात होती है तो यानी कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी ऐसा सेक्टर जो कि ऑन और ऑपरेट यानी कि जिसका मालिकाना हक किसका है, गवर्नमेंट का है, और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है, तो वो किसके अंडर आ जाएगा, आपका पब्लिक सेक्टर के अंडर आ जाएगा, जैसे कि BHEL एंड SEIL, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो कि ओन्ड और ऑपरेटेड, यानी कि जो कौन ऑपरेट करता है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि हम और आप कोई भी उसको ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर हम बोल सकते हैं कि दखलंदाजी नहीं करता, जैसे कि आपका टिस्को हो गया और बजाज हो गया। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर के नाम से ही पता चल रहा है हमें कि जो दोनों मिलकर चलाते हैं, ठीक है, विच रन बाय द स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब कोई ऐसे राजधानी नहीं है, यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, और इंडिविजुअल यानी कि हम और आप, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ज्वाइंट सेक्टर, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कोऑपरेटिव सेक्टर। इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और लेबर्स। यानी कि इनको कौन ऑपरेट करता है, जो कॉपरेट यानी कि एक दूसरे को कॉपरेट करके चलते हैं, जैसे आपके प्रोड्यूसर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, तो वो उसके बेसिस पर है, ठीक है। तो मेन हमने क्या पढ़ा, चार हमने इसमें क्लासिफिकेशन पढ़े, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रोल के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि कितना हम पैसा उसमें लगा रहे हैं, और ओनरशिप के बेसिस पे यानी कि मालिकाना हक। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, इन एशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। इसमें क्या दिया हुआ है, हम अगर पुरानी इंडिया की बात करें, पहले के टाइम की बात करें, अगर जो कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, जो ये जितना भी काम होता था ये हाथों से होता था, मैनुअल वर्क होता था, ठीक है। आप देख सकते हो पहले भी मैनुअल वर्क हुआ करता था। तो अब इसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला हमारा दिया हुआ है इरेगुलर पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई, पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेगुलर पावर सप्लाई यानी कि कभी कभी तो आती है इलेक्ट्रिसिटी और कभी ही चली जाती है, तो उससे क्या है, जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। कभी तो आ रही है कभी जा रही है, तो वर्किंग आवर्स में अगर हो सकता है ज्यादा टाइम पे ना आए, तो क्या है, फिर लेबर्स को हम पैसा तो उतना ही दे रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट हम देख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट यानी कि फिर मशीन्स का भी कॉस्ट है वो आ ही रहा है, ठीक। तो हम इसमें क्या हो रहा है कि फिर जो हमारा हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको पैसे ज्यादा पे करने पड़ रहे हैं, और फिर उसको जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है स्टिफ कंपटीशन। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई जो है हर कोई इंडस्ट्री लगाने की, हर कोई बिजनेस करना चाहता है या इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो इसमें भी हमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ जाता है। नेक्स्ट ये हमारे ओल्ड मशीन्स आर यूज इन फैक्ट्रीज। अब कई जो ओनर्स हैं वो क्या करते हैं कि नई मशीन्स ही नहीं लेके आते, न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट ही नहीं करते, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ओल्ड मशीन्स आर यूज इन फैक्ट्रीज। अब ओल्ड मशीन्स यूज हो रही है, ओल्ड मशीन यूज हो रही है, जो पुरानी मशीन यूज हो रही है, तो प्रोडक्शन है वो एफिशिएंट या इफेक्टिव वे में जो है प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ज्यादा वेस्टेज हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, चैलेंजेस है। लो लेबर आउटपुट, यानी कि लेबर तो बहुत ज्यादा हमने लगा रखी है, लेकिन उनसे जो आउटपुट है, ठीक है, यानी कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारे क्या है, चैलेंजेस हैं, इसको हम डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूट टेक्सटाइल।
India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands second place as an exporter after Bangladesh. जो इंडिया है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, यानी कि जो कच्चा जूट होता है ना प्रोड्यूस, उसके लिए बोला गया है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड सेकंड प्लेस एक्सपोर्टर, यानी कि जो बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, तो पहले नंबर पे था बांग्लादेश, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारा इंडिया है। नेक्स्ट है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। अब देखो आप, हमने अभी फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, ठीक है, तो उसमें वही दिया हुआ है इसमें, लेकिन हम सभी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे जो हमने पहले पढ़ा, लेकिन अभी हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, जूट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, सॉरी जूट टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या है, कौन कौन से फैक्टर है, ऐसे कौन से फैक्टर है कि ये जो जूट टेक्सटाइल है हुगली बेसिन के पास लोकेटेड है ना, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द रूट ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, ठीक है, तो वहां पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा जूट प्रोड्यूस होता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, यानी कि उनको ज्यादा शिपिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, वहाँ रेलवेज का भी एक्सपेंशन है, रोडवेज का है, वाटरवेज का है, तो यानी कि ट्रांसपोर्ट की वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है, पावर की इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, तो सब सारे फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये जो जूट टेक्सटाइल है ये आपका हुगली बेसिन पर है। नेक्स्ट दिया हुआ है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग होता क्या है, पहले देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम फ्रॉम ऑक्साइड एल्यूमिना, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम एल्यूमिनियम निकालते हैं ऑक्साइड एल्यूमिना। ऑक्साइड एल्यूमिना यानी कि उसमें कुछ मिक्सचर होते हैं, जिसमें से ऑक्साइड एल्यूमिना क्या मिक्सचर है बहुत सारों का, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं। जब एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं तो वो कहलाएगा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। नेक्स्ट दिया हुआ है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इंडिया में, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, अब इसकी लोकेशन दी हुई है, यानी कि कौन कौन से प्लेसेस पे देखने को मिलता है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल है आपका, केरला है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक। अब बात आती है आपकी केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनते हैं, ठीक, तो इट कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में जो है ये 3% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज। अगर हम इसकी साइज की बात करें, ठीक है, तो इंडिया की बात हो रही है, एशिया में इंडिया की बात हो रही है, तो थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में, यानी कि तीसरे नंबर पे आता है एशिया में, और 12th प्लेस है, 12th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में अगर हम इसके साइज के अकॉर्डिंग की बात करें, ठीक। जैसे कि आपका इसमें एग्जांपल दिया हुआ केमिकल इंडस्ट्री कैसे कैसे हो सकती है आपकी, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, प्लास्टिक है, पेंट्स है, नाइट्रिक एसिड है, सोडा ऐश है, और ऐसे बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है जो आप इसमें एग्जाम्पल लिख भी सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको पता हो, जो कि सही हो। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, जो हमें व्हीकल्स प्रोवाइड करवाती हैं, दिया हुआ है ना, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। यहाँ पे कॉमा आएगा इधर। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो है ये व्हीकल्स प्रोवाइड करवाती हैं ताकि जो ट्रांसपोर्ट है वो गुड्स का हो सके, सर्विसेज का हो सके, और पैसेंजर्स का हो सके। आप देखते हैं ना, हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप चाहे बाय एरोप्लेन चले जाओ, ठीक है, या फिर आप बाय लैंड जाना चाहते हैं तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑटोमोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे ट्रक्स हो गया ना, बसेज है, कार्स है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स है, इसमें तो आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल और ऐड कर सकते हैं। अब इंडस्ट्री ये वाली कहाँ लोकेटेड है, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु, तो ऐसे और भी प्लेसेस हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ठीक। इसमें जो हम देख रहे हैं, हम आजकल यही देख रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा टेक्नो सेवी हो रहे हैं। टेक्नो सेवी का मतलब क्या है कि लोग टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। अभी क्या है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो कैसे हो रही है, ऑनलाइन ही तो हो रही है। यानी कि एग्जांपल अगर हम लें तो मैं आपको ऑनलाइन ही तो पढ़ा रही हूँ कि ये जो मैंने अपनी वीडियो है मैंने नेट पे डाल दी, अब मैंने आपको शेयर की तो आप इसमें से पढ़ रहे हो, ठीक। तो कैसा हो गया ये, आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आप लैपटॉप का यूज कर रहे हो, मोबाइल फोन का यूज कर रहे हो। सो इन दैट केस वी कैन से कि सभी लोग मोस्टली जो है अब टेक्नो सेवी हो रहे हैं। तो इसलिए ये है कि टेक्नोलॉजी का जो यूज है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविजन,
यानी कि ट्रांजिस्टर से लेके अगर टेलीविजन की बात करें, टेलीफोन है, सेलुलर टेलीकॉम है, राडार्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। ठीक, तो ये सारे जो है आपको क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये आपका एमसीक्यू में ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। बेंगलोर हैज एमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कैसे आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो क्या आएगा, बेंगलोर को बोला जाता है। लास्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि अब के टाइम में जो 30% है जो जॉब मिल रही है लोगों को, उसमें जो 30% है वो वुमेन को मिल रही है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वुमेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इससे। ठीक है, तो पहले क्या लोग क्या सोचते थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो गर्ल्स ज्यादा यूज नहीं कर सकती, ठीक है, वुमेन ज्यादा यूज नहीं कर सकती, लेकिन या फिर ये बोल सकते हैं कि वैकेंसीज जो है, जॉब्स जो है वो मेल्स को ज्यादा मिल रही है, लेकिन अब के टाइम की हम बात करें जो 30% है वो जॉब्स जो है वो वुमेन को ही मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब हम इतनी इंडस्ट्रीज तो लगा रहे हैं, लेकिन हम अपना जो एनवायरनमेंट है उसको भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इसमें ना आपकी डिफरेंट टाइप्स की पॉल्यूशन दिए हुए हैं, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो आप इसमें अपनी तरफ से भी लिख सकते हो और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने तो आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है। तो फर्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन। इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, carbon monoxide. Air pollution contain both liquid and solid particles like dust and smoke. जो एयर पॉल्यूशन है वो क्या है, अनडिजायरेबल गैसेज है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि हमें अच्छे नहीं लगते, ठीक, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। तो जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, आपका कार्बन मोनोडाइऑक्साइड हो गया, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। तो ऐसे कुछ जो है जो गैसेज है वो इसमें मिक्स हो रखे हैं, ठीक, मिक्स हुए हुए हैं, और ये लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक, जैसे कि आपका डस्ट हो गया, आपका स्मोक। तो आप इसमें अपनी तरफ से भी पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या है, इट इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस discharge into rivers. The main culprits in this regard are paper, pulp, chemical, textile, petroleum refineries. तो इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट कैसे क्यों होता है वाटर पॉल्यूशन। आप देखते हो जो वाटर पॉल्यूशन है ना, मेनली क्या है कि जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो उसमें से जो है डर्टी वाटर निकलता है ना, गंदा पानी निकलता है, तो उसको ना वो रिफाइन करते, थोड़ा बहुत रिफाइन करना चाहिए। तो इसमें यही दिया हुआ है, ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है इंडस्ट्री से और जो सीधा रिवर में चला जाता है, ठीक, तो वहां पे क्या है, रिवर्स को भी गंदा कर रहा है, वहां पे जो उसमें एक्वाटिक एनिमल है उनको भी, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो मेन इसमें कल्प्रिट यानी कि अगर हम देखें कि क्या क्या इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जैसे कि पेपर हो गया, पल्प है, केमिकल्स हम यूज करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वाटर पॉल्यूशन में अपना हम बोल सकते हैं मेन रोल प्ले करती हैं, इन्हीं की वजह से पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है आपका थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर्स। ये वही है थर्मल वाटर। अगर हम इसकी बात करें तो पहले उसमें क्या था, वाटर पॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा, जितना भी वेस्ट है वो जरूरी नहीं कि लिक्विड फॉर्म में ही हो, वो आपका कैसा भी वेस्ट हो सकता है। तो आपका थर्मल पॉल्यूशन में क्या है कि जो हॉट वाटर निकलता है इंडस्ट्री से, जो डर्टी वाटर निकलता है वो सीधा रिवर्स में ऐसे ही पहुंच जाता है बिना उसको रिफाइन किए। तो जो रिवर्स है और जो पॉन्ड्स हैं वो क्या है, वो उससे फिर पोल्यूटेड हो जाती है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, थर्मल पॉल्यूशन में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है नॉइज पॉल्यूशन। It is not only results in irritation and anger, it also cause hearing impairment, increase heart attack, blood pressure among the other physiological effects. So जो noise pollution है क्या है कि एक particular जो हमारी लिमिट है उससे ऊपर अगर हमें कोई भी आवाज मिल रही है, हम बोल सकते हैं कि कुछ भी सुनने को मिल रहा है ऐसा, तो वो जो है हमारा नॉइज पॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, नॉइज किस में आएगा, नॉइज पॉल्यूशन में आएगा। और ये जो है सिर्फ हमें गुस्सा ही नहीं दिलाता, बल्कि इससे हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि हमें कुछ ऐसी बीमारी भी हो सकती है अगर नॉइज पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है कि जिससे हमें सुन ही ना सके, या फिर हमारे कानों में कुछ ऐसा इफेक्ट हो जाए है ना कि जिससे हमें कम सुनने लगे, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, और भी इसमें जो हम बोल सकते हैं कि देखने को जो इफेक्ट्स है वो देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ा, इसमें आप अपने और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब जो हमने पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ा कि हम कैसे इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, इस स्लाइड में हम क्या पढ़ रहे हैं कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मिनिमाइजिंग यूज वाटर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इनटू और मोर सक्सेसिव स्टेजेस, यानी कि जो हम पानी को यूज कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज करें, रिसाइकिल करें, तो क्या है आगे आने वाली स्टेजेस या फिर आगे आने वाले टाइम में भी वो यूज हो सके। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, रेन वाटर को बचाएं, ठीक है, जो बारिश का पानी है उसको बचाएं। आप देखते हो कि कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे पानी की ना कोई भी दिक्कत नहीं है, तो उन लोगों में बिल्कुल नहीं है कि वो थोड़ा पानी को देख के यूज करें, ठीक। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे अपने ये स्टेट्स की बात करें जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो वो क्या है, जैसे चेन्नई हो गया आपका, वहाँ पे जो पानी है ना, वाटर सप्लाई है, वो आर्ट्स के हिसाब से भी है। आपका ये चैप्टर 8th क्लास में है, जो पानी की सप्लाई है वो आर्ट्स के हिसाब से है, ठीक है, और या फिर डे के हिसाब से है। तो क्या है, कई जगहों पे जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत कम होता जा रहा है, तो हमें क्या है देख के यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दम इनटू वाटर एंड पॉन्ड्स। तो हम जो गर्म या फिर जो एफ्लुएंट हम वेस्ट वाटर जो है निकाल रहे हैं इंडस्ट्री से, तो थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, कम पॉल्यूशन। क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, इसमें अवेयरनेस मेन रोल जो है प्ले करती है। जब लोगों में अवेयरनेस होगी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है, जब हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाना है तो वो अपनी प्रकृति के लिए भी क्या हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, वो जो रिसोर्सेज है कम यूज करेंगे या फिर जितना उनको नीड है उतना ही वो यूज करेंगे। सो यही था आज का चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल उत्तम पाठशाला, एंड yes, please don't forget to press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you so much.